नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का करियर इंडिया एजुकेशन में। आज यदि हम बात करेंगे प्रबंध की क्लास की, तो क्लास 38वीं है, थ्योरी की क्लास के रूप में है, 8वीं क्लास है, जिसमें हम नियंत्रण और व्यावसायिक वित्त को लेकर आए हुए हैं। इसके पहले वाली क्लास में मैंने आप लोगों के लिए बता दिया गया था, यानी 37वीं क्लास में बताया था कि आने वाला जो टॉपिक है वह नियंत्रण होगा। क्योंकि नियंत्रण एक छोटा टॉपिक है, इसीलिए इसके साथ में व्यवसायिक वित्त यानी बिजनेस फाइनेंस को भी ऐड कर दिया गया है। तो अपनी आज की जो पूरी क्लास है वह नियंत्रण और व्यवसायिक वित्त के इर्द गिर्द ही घूमने वाली है दोस्तों। चलिए अपन हर बार की तरह लेट ना करते हुए इस क्लास को चालू करते हैं। और हाँ दोस्तों, इस क्लास का जो पूरा सार है वो वन लाइन क्वेश्चन में इसके पुरानी वाली क्लासों में दिया हुआ है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसमें चेक कर लीजिएगा। इसको पढ़ लेने के बाद आप उनको जरूर पढ़ लें, क्योंकि एक तरीके से पूरा का पूरा जो निचोड़ है वो उन्हीं क्लासों में दिया गया है। ये वाली जो क्लासें हैं वो थ्योरी के लिए हैं। इनका जो मुख्य मकसद है कराने का वो ये है कि यदि अनफैक्चुअल क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप लोग उनको भी आसानी से कर सकें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके दो फायदे होने वाले हैं। पहला, आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाया करेगा जैसे ही क्लास चालू होगी। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण फायदा है दोस्तों वो ये है कि 15 मार्च से हम लोग जो है जो पटवारी का पेपर होगा उसका एनालिसिस इस पर करवाएंगे, यानी कि पहली शिफ्ट में या दूसरी शिफ्ट में या पूरे दिन भर में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और आपको उसके हिसाब से किस तरीके की रणनीति आगामी समय में बनानी पड़ेगी या बनाने के लिए आवश्यक है, वो सभी प्रश्नों का एक तरीके से संग्रह आप लोगों के पास में रहेगा, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। चलिए दोस्तों, तो अपन चालू करते हैं। टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों, क्योंकि पीडीएफ आपको उसी पर प्राप्त होगी। चलिए अपन चालू करते हैं इसको। सबसे पहले नियंत्रण। चूंकि अपन ने इसके पहले निर्देशन को पढ़ा, नियंत्रण भी बहुत महत्वपूर्ण है। निर्देशन का मतलब सीधा सीधा सा हम लोगों ने देखा था कि किसी को निर्देश देना। निर्देश देता कौन है? बड़े छोटों को देते हैं, छोटे तो बड़ों को देते नहीं है। लेकिन प्रबंधन की भाषा में यदि देखा जाए तो अधीनस्थों के द्वारा अपने श्रमिकों को या अपने कार्मिकों को जो एक तरीके से आदेश निर्देश दिए जाते हैं वही पूरी निर्देशन की प्रक्रिया कहलाती है। अब नियंत्रण, चूंकि निर्देश तो दे दिए लेकिन नियंत्रण भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। मान लीजिए निर्देश दिए, निर्देश का पालन ही नहीं हो पा रहा है, यानी कि जो निर्देश दिए गए हैं उनमें नियंत्रण ही नहीं है। हालांकि निर्देश के नियंत्रण के अलावा भी अन्य बहुत सारे नियंत्रण होते हैं जिसकी पूरी चर्चा अपन इसमें करने वाले हैं। याद रखिएगा, नियंत्रण एक छोटा सा है, लेकिन इसके बाद व्यवसायिक वित्त है, उसमें थोड़ा समय लग सकता है। इत्मीनान से बैठे रहिए, अच्छे से पूरा समझ लेंगे, एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। चलिए चालू करते हैं। नियंत्रण प्रबंध की वह प्रक्रिया है जो प्रबंधक को निर्धारित प्रमापों जो एक मिनट दोस्तों, चलिए। नियंत्रण प्रबंध की वह प्रक्रिया है जो प्रबंधकों को निर्धारित प्रमापों के अनुसार अपने अधीनस्थ से कार्य निष्पादन करने में सहायता करती है। क्लियर? यदि कोई विचलन हो तो तुरंत ध्यान में भी लाती है, ठीक है, तथा भविष्य में कोई त्रुटि ना हो इसके लिए भी उपाय करती है। बिल्कुल, नियंत्रण का यही कार्य तो होता है। नियंत्रण यदि हम देखें तो हम किसी भी उपागम में, किसी भी संगठन में या अपने कार्य में नियंत्रण इसलिए आवश्यक होता है कि हम ये देखते हैं कि नियंत्रण करना जरूरी है। मान लीजिए कोई हमने काम करना चालू किया, यदि उसमें नियंत्रण नहीं है, कहाँ नियंत्रण? मान लीजिए कहीं गलत हो रहा है, कहीं कुछ ऐसा हो रहा है जो कि उद्देश्य के विपरीत में है, यदि उसको नियंत्रित नहीं किया जाएगा तो निश्चित तौर पर उद्देश्य का पूरा होना अपने आप प्रभावित हो जाएगा, है ना। अब देखिए, नियंत्रण की विशेषता या लक्षण देखते हैं। प्रबंध के सभी स्तरों पर लागू होना, यह प्रबंध के सभी स्तरों पर लागू होता है। नियंत्रण प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर लागू किया जाता है। उच्च स्तर पर नियंत्रण मुख्य प्रबंधक के द्वारा किया जाता है तथा निम्न स्तर पर फोरमैन, सुपरवाइजर आदि के द्वारा किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखना दोस्तों। जब उच्च स्तर की बात करेंगे यानी ऊंचे लेवल की या हाई लेवल की जब हम बात करेंगे तो वहां पर जो मुख्य मुख्य प्रबंधक होंगे ना दोस्तों, वो लोग इसको नियंत्रित करेंगे। यदि उससे हम थोड़े नीचे की बात कर दें तो वहां पर कौन कौन होंगे? फोरमैन होंगे, सुपरवाइजर होंगे। प्रश्न यहां से यही बन जाता है, प्रश्न ये बनता है कि इनमें से नियंत्रण कौन करता है? तब फोरमैन, सुपरवाइजर, प्रबंधक, इस तरीके के आपके सामने ऑप्शन आएंगे। एक ऑप्शन ये भी आ जाएगा कि श्रमिक, तब आपको श्रमिक पर लगा देना है क्योंकि वो नियंत्रण नहीं करते, बाकी ये सब नियंत्रण करते हैं। घूम के भी प्रश्न आ सकता है, प्रश्न आप जानते हैं किस तरीके से आएगा। चलिए, अंतिम कार्य क्या है?
नियंत्रण प्रबंध का अंतिम कार्य है, क्योंकि जब तक उपक्रम के वास्तविक निष्पादन का पता नहीं होता, तब तक त्रुटियां व कमियों का ज्ञान नहीं होता, तब तक सुधार के उपाय नहीं किए जा सकते। यह दरअसल अंतिम कार्य है। कौन सा? नियंत्रण। क्या होता है? जैसे कि हमने कोई कार्य किया, अब हमने कार्य को सुचारू रूप से चालू तो कर दिया, लेकिन अब कार्य सुचारू रूप से होगा कैसे? जब इसमें नियंत्रण होगा। किसमें? गलत काम ना हो, सही काम होते चले जाएं, इस प्रकार का नियंत्रण। तो दरअसल नियंत्रण क्या हो गया दोस्तों? अब समझिए, नियंत्रण प्रबंध का अंतिम कार्य हो गया, क्योंकि पहले तो योजना ही बनाई जाएगी, फिर योजना को चालू किया जाएगा, धीरे धीरे योजनाएं आगे बढ़ने लगेंगी, तभी तो जाके नियंत्रण होगा, कि पहले से ही नियंत्रण करने लगेंगे। तो प्रश्न बन गया। प्रश्न यहां से ये आ जाता है कि नियंत्रण प्रबंध का कौन सा कार्य है? तो अंतिम कार्य है। एक बार मैं फिर से दोहराऊंगा दोस्तों, जो पुरानी क्लासें हैं उनको देखें, वहां पर ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, इसी प्रकार का पूरा एज इट इज वहां पर वन लाइन में दिया गया है। आप वन लाइन करते 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 याद करते चलेंगे, पूरे प्रश्न आपको याद हो जाएंगे, है ना। प्रबंध का मुख्य कार्य, अब देखते हैं। नियंत्रण प्रबंध का मुख्य कार्य है। प्रबंध के प्रत्येक विभाग का यह लक्ष्य होता है कि प्राप्त परिणाम निर्धारित परिणामों के अनुसार ही हो। यह प्रभावकारी नियंत्रण के माध्यम से ही संभव होता है। क्लियर? सतत प्रक्रिया है। सतत का मतलब निरंतर चलने वाली, कंटिन्यूअस प्रोसेस। नियंत्रण एक निरंतर जारी रहने वाली प्रक्रिया है। यह कभी भी समाप्त नहीं होती। उद्देश्य जब तक प्राप्त नहीं हो जाता, यह एक तरीके से देखा जाए तो समाप्त नहीं होती, चलने लगती, चलती रहती है। इस प्रकार से उद्देश्य भी प्राप्त होता है। तो चूंकि एक उद्देश्य प्राप्त हो गया, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि जो व्यावसायिक संगठन है बंद हो जाते हैं। दूसरा उद्देश्य आ जाता है, तीसरा उद्देश्य आ जाता है, या उसी उद्देश्य को और बड़ा करना है हमारे लिए, तो वो आने लगता है। इसलिए ये जो प्रक्रिया नियंत्रण की होती है, यह कभी समाप्त नहीं होती। नियंत्रण के उद्देश्य क्या क्या होते हैं? देखिए, नियंत्रण के उद्देश्य निम्न प्रकार के हैं, जैसे कि डेविस और स्टेटसन ने बताए। ये कौन है? ये प्रबंध के विचारक हैं। पहले, लक्ष्य की जानकारी, नॉलेज ऑफ टारगेट। नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य इस बात का ही सही पता लगाना है कि कितनी मात्रा में तथा कितने समय में कार्य किया जाता है। यह नियंत्रण का सबसे पहला उद्देश्य है, या मुख्य उद्देश्य हम कह सकते हैं, कि कितनी मात्रा में कितने समय में कार्य किया जाना है, ये पहला है। साधनों की जानकारी, ये सब नियंत्रण के काम है दोस्तों, इसीलिए ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। नियंत्रण का उद्देश्य यह जानना भी है कि उक्त कार्य के निष्पादन के लिए मानव संसाधन, सामग्रियां तथा अन्य सुविधाओं के संबंध में क्या साधन उपलब्ध हैं। क्लियर? चलिए, निष्पादन की प्रगति। नियंत्रण इस बात के बारे में पता लगाता है कि कार्य निष्पादन में साधनों की उपलब्धि कितनी हुई है, समय कितना लगा हुआ है, लागत कितनी प्राप्त हुई है, और उत्पादन निर्धारित प्रमाप का हुआ भी है या नहीं हुआ। क्लियर? बाधाओं तथा कठिनाइयों की जानकारी। नियंत्रण यह पता लगाता है कि कार्य के निष्पादन में यदि कोई विलंब हुआ, रुकावट आई, समस्या हुई या परिवर्तन हुआ, तो क्या और क्यों हुआ, तथा उसके हल के लिए भी क्या उपचार किया गया। यानी कि नियंत्रण के ये सब काम है। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। लक्ष्यों की जानकारी, साधनों की जानकारी, निष्पादन की प्रगति, बाधाओं तथा कठिनाइयों की भी जानकारी, ये सब नियंत्रण के कार्य हैं। अब हम आते हैं नियंत्रण प्रक्रिया पे, कंट्रोलिंग। नियंत्रण एक विधिवत प्रक्रिया है। विधिवत का मतलब क्या है? मतलब जिसमें नियम, कायदे, कानून वगैरह होंगे। विधिवत प्रक्रिया है जिसमें निम्न कदम निहित हैं। अब कौन कौन से हैं ये देखते हैं। निष्पादन मानकों का निर्धारण। निष्पादन मानक होते क्या हैं, यहां से समझिए आप। निष्पादन की प्रगति, नियंत्रण इस बात का पता लगाता है कि कार्य निष्पादन में यानी होने में साधनों की उपलब्धि कितनी हुई, समय कितना लगा, लागत कितनी प्राप्त हुई। ये सभी चीजें निष्पादन से संबंधित होती हैं। तो वो क्या बोल रहा है पहले वाले में? निष्पादन मानकों का निर्धारण। क्लियर? दूसरा है वास्तविक निष्पादन की मांग, यानी कि हमको कितना ये सब चाहिए, कितना लागत हो गई, कितना समय चाहिए हमारे लिए, कितने समय में पूरा हो जाएगा। ये है वास्तविक निष्पादन की माप, क्योंकि जब वह उसकी माप कर लेगा कि हाँ भाई हमें इसी के अंदर अंदर पूरे काम करने हैं या इसके बाहर काम नहीं करने हैं, तभी तो होगा। तो ये दूसरा वाला जो है वो क्या है? वास्तविक निष्पादन। क्लियर? चलिए, तीसरा क्या है? मानकों एवं वास्तविक निष्पादन की तुलना। मानकों की और वास्तविक निष्पादन की तुलना। विचलनों का विश्लेषण। विचलनों का विश्लेषण, जो भी विचलन बीच में आए हैं या जो समस्याएं आई हैं, उनका विश्लेषण करना, यानी कि उनको याद में रखना, ध्यान में रखना कि ये समस्याएं किस लिए आई थी, ये विचलन किस लिए आए थे, इनको देखना, समझना, ये विचलन आगामी समय में ना आ पाए, और यदि आ भी जाते हैं तो उनका कहीं ना कहीं निराकरण कर लिया जाए। क्लियर?
प्रबंधकीय नियंत्रण की तकनीकें। अब इनकी तकनीकों को देखते हैं अपन। प्रबंधकीय नियंत्रण की विभिन्न तकनीकों को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक तो है प्रारंभिक तकनीक और एक है आधुनिक तकनीक। एक है पारंपरिक तकनीक, माफ करिए प्रारंभिक नहीं है, पारंपरिक। पारंपरिक यानी परंपराओं से पहले से चली आ रही है। और एक आधुनिक तकनीक। पारंपरिक तकनीक को देखते हैं। पारंपरिक तकनीकों से तात्पर्य उन तकनीकों से है जिनका प्रचलन लंबे समय से चलता आ रहा है या करती चली आ रही हैं, फिर भी यह तकनीकें आज अप्रचलित नहीं हुई यानी प्रचलित में है तथा अभी भी कंपनियां इनका उपयोग कर रही हैं। इनमें ये सब सम्मिलित हैं, जैसे बजट नियंत्रण, बजट का नियंत्रण करना, बिना हानि लाभ व्यापार विश्लेषण, बिना हानि लाभ के भी व्यापार का विश्लेषण करते रहना। ऐसा नहीं है कि जब लाभ हुआ तभी करें, तब तो करते ही हैं, जब हानि हुई तब भी ना करें, तो हमेशा करते रहना। सांख्यिकी रिपोर्ट्स और प्रतिवेदन, ये सब आप लोग जानते हैं। व्यक्तिगत अवलोकन या निरीक्षण, मतलब अपने बुद्धि से भी समझना, देखना, समझना कि क्या सही चल रहा है और क्या गलत चल रहा है। ये सभी पारंपरिक तकनीकें हैं। आधुनिक तकनीकें क्या हैं, अब देखते हैं। ये आती हैं दोस्तों, प्रश्न यहां से बन गया। प्रश्न क्या बनेगा? प्रश्न ये बनेगा कि नियंत्रण में इनमें से कौन पारंपरिक तकनीकें हैं, तो इनको याद कर लीजिएगा। बजटीय नियंत्रण, बिना हानि लाभ व्यापार विश्लेषण, सांख्यिकी रिपोर्ट्स और व्यक्तिगत अवलोकन। अब देखते हैं आधुनिक तकनीकें। आधुनिक तकनीकों से तात्पर्य उन तकनीकों से है जिनका जन्म एवं विकास अभी अभी हुआ है, मतलब ये तुरंत वाली हैं, जो प्रबंध के क्षेत्र भी नहीं है। इन तकनीकों से उन नई विचारधाराओं का जन्म मिलता है या उन नई विचारधाराओं को जन्म मिलता है जिनके माध्यम से संगठन के विभिन्न क्षेत्रों में उचित नियंत्रण किया जा सकता है। ये कौन कौन सी हैं? विनियोग पर आए, विनियोग पर आए, अनुपात विश्लेषण, देखना अनुपात के माध्यम से, प्रबंध सूचना विधि, कार्यक्रम मूल्यांकन, पुनर्विचार तकनीक जैसे पीईआरटी। क्या है पीईआरटी? याद रखिएगा दोस्तों, ये सब आते हैं पीईआरटी, ये सब आधुनिक तकनीकें हैं। एवं समालोचनात्मक पथ, सीपीएम, सी इनका नाम आप लोगों ने सुन रखा होगा, सीपीएम। प्रबंध अंकेक्षण, प्रबंध अंकेक्षण और उत्तरदायित्व लेखांकन, उत्तरदायित्व लेखांकन, ये सभी आधुनिक तकनीकें हैं। क्लियर? मॉडर्न टेक्निक्स। नियंत्रण का महत्व, इंपॉर्टेंट ऑफ कंट्रोलिंग, इंपॉर्टेंट ऑफ कंट्रोलिंग। नियंत्रण प्रबंध का अनिवार्य कार्य है। बिना नियंत्रण उच्च कोटि की योजनाएं भी विपरीत हो जाती हैं। एक अच्छी नियंत्रण विधि एक संस्थान को निम्न प्रकार से सहायक होती है। मानकों की यथार्थता को आंकना, एक अच्छी नियंत्रण प्रणाली के द्वारा प्रबंध निर्धारित मानकों की यथार्थता तथा उद्देश्यपूर्णता को सत्यापित कर सकता है। एक दक्ष नियंत्रण प्रणाली से वातावरण तथा संगठन में होने वाले परिवर्तनों की सावधानी से जांच की जाती है तथा इन्हीं परिवर्तनों के संदर्भ में उनके पुनरालोकन तथा संशोधन में सहायता करती है। ये है मानकों की यथार्थता को आंकना। कार्य में समन्वय की सुविधा, नियंत्रण उन सभी क्रियाओं तथा प्रयासों को निर्देशन देता है जो संगठनात्मक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए होते हैं। प्रत्येक विभाग तथा कर्मचारी पूर्व निर्धारित मानकों से बंधा हुआ होता है तथा वे आपस में सुव्यवस्थित ढंग से एक दूसरे से भली भांति समन्वित होते हैं। बिल्कुल, इससे यह आश्वासन को पूर्ण किया जा रहा है। तीसरा है कर्मचारियों की अभिप्रेरणा में सुधार, यानी उनके मोटिवेशन में सुधार। एक अच्छी नियंत्रण प्रणाली में कर्मचारी को पूर्व में ही यह ज्ञात होता है कि उन्हें क्या कार्य करना है, बिल्कुल, अथवा उनसे किस कार्य को कराने की आशा की जाती है तथा उन्हें इस बात का भी ज्ञान होता है कि उनके कार्य निष्पादन के क्या मानक हैं जिनके आधार पर उनकी समीक्षा होगी। चौथा है संगठनात्मक लक्ष्य की निष्पत्ति। नियंत्रण संगठन के लक्ष्यों की ओर प्रगति का मापन करके विचलनों का पता भी लगाता है। यदि कोई विचलन ध्यान में आता है तो उसके सुधार का मार्ग प्रशस्त कराता है। इस प्रकार नियंत्रण संस्थान का मार्गदर्शन करता है तथा सही मार्ग पर चलाकर संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करता है। संसाधनों का फलोत्पादक उपयोग, संसाधनों का फलोत्पादक उपयोग यानी इस तरीके से उत्पादन करना कि उनसे फल भी प्राप्त हो सके, यानी कि कुछ प्लस में चले, ऐसा नहीं माइनस में ही हो जाए। नियंत्रण का उपयोग करके प्रबंधक अपव्यय तथा बर्बादी को कम कर सकता है। प्रत्येक क्रिया का निष्पादन पूर्व निर्धारित मानकों के अनुरूप होता है। इस प्रकार सभी संसाधनों का उपयोग अति प्रभावी एवं दक्षतापूर्ण विधि से होता है।
अब अपन आते हैं दोस्तों व्यावसायिक वित्त पर। नियंत्रण को अपन ने देखा, नियंत्रण को अपन समझ गए। देखते हैं व्यावसायिक वित्त में। व्यावसायिक वित्त को अच्छे से समझना दोस्तों, ये मजेदार टॉपिक है और जो लोग फाइनेंस से या जिन लोगों ने एमबीए कर रखा होगा उनके लिए भी ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पटवारी के लिए तो है ही, क्योंकि भाई एग्जाम में ये व्यावसायिक वित्त आने ही वाला है, कोई दो राय नहीं है इसमें। चलिए चालू करते हैं व्यावसायिक वित्त को। बिजनेस फाइनेंस, अभी तक जो अपन लोगों ने पढ़ा दोस्तों, एक तरीके से देखा जाए तो वो प्रबंध के ऊपर ऊपर का है। अब प्रबंध का सही जो ज्ञान है वो यहाँ से चालू होता है, जहां से अनफैक्चुअल क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। चलिए, वित्तीय प्रबंध का अर्थ एवं परिभाषा। वित्तीय प्रबंध व्यवसायिक प्रबंध की, समझिएगा, वित्तीय प्रबंध, वित्त तो आप लोग जानते हैं, वह व्यवसायिक प्रबंध की वह महत्वपूर्ण शाखा है जो संस्थान के लिए, किसके लिए, संस्थान के लिए वित्त का अनुमान लगाने, प्राप्त करने तथा प्रबंध करने का कार्य करती है। वही है वित्तीय प्रबंध। क्लियर। विद्वान ने, या जो विभिन्न विद्वान हुए, विचारक हुए, उन्होंने वित्तीय प्रबंध को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है, बहुत इंपॉर्टेंट। EFL ब्रैच ये क्या कहते हैं? वित्तीय प्रबंध प्रबंध का वह पक्ष है जिसका लक्ष्य वित्तीय संसाधनों का प्रभावी उपयोग करना है। सिर्फ उपयोग करना नहीं, प्रभावी उपयोग। इसका मतलब है कि इसका सही उपयोग करना है जो प्रभावपूर्ण हो। एडविन वी फिलिप्पो के अनुसार वित्तीय प्रबंध प्रबंध की उस शाखा को कहते हैं जो पूंजी के अनुमान प्राप्ति एवं प्रबंधन से संबंध रखती है, जो पूंजी के अनुमान प्राप्ति एवं प्रबंधन से संबंध रखती है। चलिए, वित्तीय प्रबंध के उद्देश्यों को देख लिया जाए। सबसे पहले देखा जाए तो न्यूनतम लागत पर पर्याप्त वित्त की प्राप्ति। न्यूनतम लागत पर, समझना, न्यूनतम लागत पर, तभी तो उसके उद्देश्य होंगे। ज्यादा लागत हो जाएगी तो क्या मतलब दोस्तों? वित्तीय प्रबंध का मुख्य उद्देश्य न्यूनतम लागत पर संस्थान के लिए पर्याप्त वित्त की व्यवस्था करना है। वित्त अपर्याप्त होने पर, यदि वित्त नहीं है तब संस्थान प्रगति नहीं कर सकता। वित्त की लागत उच्च होने पर संस्थान का लाभ कम हो जाता है। अब समझिए इस वाली लाइन को फिर से अपन पढ़ते हैं, कितना महत्वपूर्ण है, कितनी महत्वपूर्ण है। वित्तीय प्रबंध का मुख्य उद्देश्य है कि न्यूनतम लागत पर संस्थान के लिए पर्याप्त वित्त की व्यवस्था करना। वित्त अपर्याप्त यदि है तो संस्थान प्रगति नहीं करेगा, और वित्त की लागत उच्च है यदि, तो संस्थान का लाभ कम हो जाता है। क्लियर। तो यहाँ न्यूनतम लागत पर पर्याप्त उत्पादन होना चाहिए। दूसरा है अधिकतम प्रत्याय दर प्राप्त करना। वित्तीय प्रबंध का उद्देश्य अंशधारी, ऋण पत्रधारी, कर्मचारी आदि के हितों की रक्षा करना है। समझना, जो अंशधारी हैं, ऋण पत्रधारी हैं, विनियोजित पूंजी पर अधिकतम प्रतिफल प्राप्त होने से अंशधारियों को अधिक लाभांश प्राप्त होता है। ऋण पत्रों पर उचित ब्याज भी दिया जा सकता है। तीसरा आता है अधिकतम लाभ अर्जित करना। ये तो किसी का भी सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है, वित्तीय प्रबंध का हो चाहे किसी का हो। शुद्ध संपत्तियों में वृद्धि करना, इसको जरूर याद रखें। इससे संबंधित वन लाइन जो प्रश्न है वह जरूर आते हैं। ये प्रश्न अपन ने कईयों बार किया है, लगभग में 4 से 5 बार पुरानी क्लासों में देखेंगे तो मिल जाएगा। शुद्ध संपत्तियों में वृद्धि करना किसका काम है? तो वित्तीय प्रबंध का उद्देश्य है, ऐसा प्रश्न आता है। अब वित्तीय निर्णय, वित्तीय संदर्भ में इसका तात्पर्य सर्वोत्तम वित्तीय विकल्प अथवा सर्वोत्तम विनियोग विकल्प है। वित्तीय निर्णय लेने का अर्थ 3 विस्तृत निर्णयों से है। अब वो विस्तृत निर्णय कौन कौन से हैं समझते हैं। निवेश संबंधी निर्णय, निवेश का मतलब जो अपन निवेश करते हैं, है ना। फर्मों के साधन उस तुलना में अपर्याप्त होते हैं जिनमें उनका उपयोग किया जा सकता है तथा लगाया जा सकता है। एक फर्म को इस बात का चुनाव करना होता है कि इन साधनों को कहाँ पर विनियोजित किया जाए, जो फर्म होती हैं, ताकि वे अपने निवेशकों को अधिकतम लाभ उपार्जित करा सकें। अतः निवेश निर्णय का संबंध इस बात से होता है कि फर्म के कोषों को विभिन्न प्रकार की संपत्तियों में कैसे विनियोजित किया जाए। निवेश निर्णय दीर्घकालीन अथवा अल्पकालीन हो सकता है। एक दीर्घकालीन निवेश निर्णय को पूंजी बजटिंग निर्णय के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पूंजी बजटिंग निर्णय के। इस नाम को भी याद रखें दोस्तों, पूंजी बजटिंग निर्णय। इसमें दीर्घकालीन आधार पर वित्त की वचनबद्धता निहित होती है। ऐसा आता है प्रश्न कि दीर्घकालीन आधार पर वित्त की वचनबद्धता किसमें निहित होती है? पूंजी बजटिंग निर्णय में। क्लियर। पूंजी बजटिंग निर्णयों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला है
निवेश कसौटी अंतर्भावितता, किसी विशेष परियोजना में निवेश का निर्णय करने के लिए अनेक गणनाओं जैसे निवेश की राशि, ब्याज की दर, रोकड़ प्रवाह तथा आय की दर आदि की गणना करनी होती है। निवेश प्रस्तावों के मूल्यांकन की अनेक तकनीकें हैं जिन्हें पूंजी बजटिंग तकनीकों के नाम से जाना जाता है। किसी एक विशेष प्रस्ताव का चुनाव करने से पूर्व इन तकनीकों का उपयोग सभी प्रस्तावों के लिए किया जाता है। दूसरा है आय की दर। दूसरा क्या है दोस्तों? आय की दर। परियोजना की सबसे महत्वपूर्ण कसौटी उससे होने वाली आय की दर होती है। इन गणनाओं का आधार प्रत्येक प्रस्ताव से होने वाली आय तथा उस पर होने वाले जोखिम का निर्धारण है। क्लियर? तीसरा, परियोजना का रोकड़ प्रभाव। जब एक कंपनी एक भारी धनराशि का निवेश करने का निर्णय लेती है तो वह एक समय में कुछ रोकड़ का प्रभाव अधिक होने की अपेक्षा करती है, अर्थात कुछ रोकड़ अधिक प्राप्त करना चाहती है। ये रोकड़ प्रभाव रोकड़ प्राप्ति तथा रोकड़ भुगतान क्रम उस समय विशेष के लिए होते हैं जो किए हुए निवेश से होते हैं। पूंजी बजटिंग निर्णय लेने से पूर्व इन रोकड़ प्रभाव की धनराशियों का भली भांति विश्लेषण कर लेना चाहिए। क्लियर? चलिए, अल्पकालीन निवेश निर्णय ये क्या होता है? इसको बोलते हैं चालू पूंजी निर्णय। चालू पूंजी निर्णय। अल्पकालीन निवेश निर्णय से तात्पर्य व्यवसाय में स्कंद, देनदार तथा रोकड़ के स्तर का निर्णय लेने से है। इन संपत्तियों के विषय में निर्णय लेने का अर्थ है व्यवसाय की दैनिक कार्रवाइयों का निर्णय लेने से, क्योंकि ये संपत्तियां दैनिक लेन देन से प्रभावित होती हैं तथा लेन देन व्यवसाय की देयता तथा लाभदायकता को प्रभावित करते हैं। कुशल रोकड़ प्रबंध, कुशल प्रबंध तथा प्रापणीय खातों का प्रबंध कार्यशील पूंजी प्रबंध के महत्वपूर्ण संगठक हैं। वित्तीय संबंधी निर्णय। वित्तीय संबंधी निर्णय, यह निर्णय दीर्घकालीन स्रोत से धन प्राप्त करके वित्त की प्रभावना की विषय में लिया जाता है। इसके अंतर्गत विभिन्न उपलब्ध स्रोतों की पहचान की जाती है। कोषों को एकत्र करने के मुख्य स्रोत जो एक कंपनी के द्वारा अपनाए जाते हैं उनमें अंशधारी कोष, उधारी निधियां। अंशधारी कोष से तात्पर्य समता पूंजी तथा प्रतिधारित उपार्जन से होता है। उधारी नीतियों से अभिप्राय उस वित्त से है जिसका प्रबंध ऋण पत्रों के निर्गमन या कोई अन्य रूप में लिया हुआ ऋण से होता है। इससे संबंध है, समझिए। उधारी निधियों से या उधारी निधियों से अभिप्राय उस वित्त से होता है जिसका प्रबंध ऋण पत्रों के निर्गमन या कोई अन्य रूप में लिया हुआ ऋण से होता है। वित्तीय निर्णय को प्रभावित करने वाले कारक। अब देखते हैं वित्तीय निर्णय को प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं। अपन ने यहाँ पर देखो दोस्तों दो चीजों को पढ़ा है, अल्पकालीन निवेश ऋण, पूंजी बजटिंग निर्णयों को प्रभावित करने वाले जो कारक थे कौन कौन से थे? निवेश कसौटी, अंतर्भावितता, आय की दर, परियोजना का रोकड़ प्रभाव। फिर बाद में अपन ने देखा अल्पकालीन निवेश निर्णय। क्लियर? अब अपन देखते हैं वित्तीय निर्णय, जो वित्तीय निर्णय होते हैं उनको प्रभावित करने वाले कारक। क्लियर? चलिए देखते हैं। लागत, कॉस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। विभिन्न स्रोत से निधि प्राप्त करने की लागत भिन्न भिन्न होती है। साधारणतः एक विवेकशील प्रबंधक उसी स्रोत का चुनाव करता है जो सबसे सस्ता हो। बिल्कुल, जो सस्ता होगा उसी का तो चुनाव करेगा वो। दूसरा आता है पूंजी बाजार की स्थिति। पूंजी बाजार की दशा भी निधि स्रोत के विकल्प को प्रभावित करती है। जिस समय स्टॉक बाजार में प्रतिभूतियों का मूल्य बढ़ रहा होता है उस समय बहुत से लोग समता में निवेश के लिए तत्पर रहते हैं। यद्यपि किसी भी कंपनी के लिए अवनत पूंजी मार्केट की दशा में समता निर्गमन का कार्य कठिन होता है। क्लियर? जोखिम, जोखिम यानी रिस्क, विभिन्न स्रोत से संबंधित जोखिम भिन्न होता है। क्लियर? नियंत्रण प्रतिफल, यदि समता का अंशों का निर्गमन अधिक मात्रा में कर दिया जाता है तो व्यवसाय पर प्रबंध का नियंत्रण शिथिल हो जाता है। ऋण वित्तीयन में ऐसी परेशानी नहीं आती है। जो कंपनियां इस भय से ग्रसित होती हैं कि कहीं कोई अन्य कंपनियां इसका अधिग्रहण ना कर लें, वे ऋण समृद्धि। चलिए, लाभांश निर्णय को प्रभावित करने वाले कारक। लाभांश निर्णय को प्रभावित करने वाले कारक ये कौन कौन से हैं? समृद्धि सुयोग। क्या है समृद्धि सुयोग? जो कंपनियां विकासोन्मुख होती हैं अर्थात जिन कंपनियों में समृद्धि सुयोग होते हैं वे अधिक धन अपनी प्रतिधारिता राशि में से कंपनी में ही रख लेती हैं ताकि
आवश्यकता अनुसार कंपनी में निवेश किया जा सके। विकसित कंपनियों में लाभांश की राशि अपेक्षाकृत उन कंपनियों से अधिक होती है जो विकसित नहीं हो पाती। समझिए, विकसित कंपनियों में लाभांश की राशि, जो विकसित कंपनियां हैं, अपेक्षाकृत उन कंपनियों से अधिक है जो विकसित नहीं हो पाई, अर्थात जो आशानुकूल उन्नति का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाई। क्लियर। लाभांश का स्थायित्व। प्रायः कंपनियों के प्रति अंश लाभांश स्थिरीकरण की नीति अपनाती हैं। लाभांश की मात्रा में वृद्धि सामान्यतः तब की जाती है जब अधिक लाभ उपार्जन की संभावनाएं प्रबल होती हैं, तथा वह संभावनाएं भी केवल चालू वर्ष की ही नहीं होनी चाहिए बल्कि भविष्य में भी चलती रहनी चाहिए। अर्थात अंशों पर लाभांश को तब तक नहीं बढ़ाया जाता जब तक कि उपार्जन में वृद्धि बहुत अधिक ना हो, या जब वृद्धि थोड़ी हो तथा अस्थायी प्रकृति की हो तो लाभांश में वृद्धि प्रायः नहीं की जाती। क्लियर। चलिए, उपार्जन का स्थायित्व। उपार्जन का स्थायित्व, यदि अन्य बातें समान रहें, समझिए, यदि अन्य बातें समान रहें, हम क्या पढ़ रहे हैं, उपार्जन का स्थायित्व रहें, तो कंपनी जिसकी उपार्जन क्षमता स्थायी है वह अधिक लाभांश घोषित करने की अवस्था में होती है। इसके विपरीत यदि कंपनी की उपार्जन अस्थिर है तो वह संभवतः कम लाभांश प्रदान करेगी। करारोपण नीति। चौथा क्या है दोस्तों, करारोपण नीति। लाभांश भुगतान तथा प्रतिधारित उपार्जन के विकल्प के मध्य एक सीमा होती है जिस पर कर निर्धारण तथा पूंजीगत लाभों का प्रभाव पड़ता है। यदि लाभांश पर करों का भार अधिक होगा तो अच्छा होगा तथा लाभांश के भुगतानार्थ कम धनराशि का भुगतान करना पड़ेगा। इसकी तुलना में यदि कर की दर कम होगी, अब यदि कर की दर कम हो जाए तो लाभांश भुगतान की राशि अधिक होगी, बिल्कुल। यद्यपि अंशधारियों को प्राप्त होने वाला लाभांश कर मुक्त होता है। क्या होता है दोस्तों, कर मुक्त होता है, क्योंकि कंपनियों पर सीधे ही कर निर्धारण होता है तथा कंपनियां अंशधारियों को लाभांश का भुगतान कर भुगतान के उपरांत ही करती हैं। अतः कर की वर्तमान नीति के अनुसार अंशधारी ऊंची लाभांश राशि को ही प्राथमिकता देते हैं। अब देखते हैं वित्तीय नियोजन, फाइनेंशियल प्लानिंग। वित्तीय नियोजन से तात्पर्य निश्चित रूप से एक संगठन के भविष्य प्रचालन से संबंधित वित्तीय ब्लूप्रिंट तैयार करना है। वित्तीय नियोजन का उद्देश्य उचित समय पर पर्याप्त निधि सुलभ कराने का आश्वासन होता है। वित्तीय नियोजन के मुख्य तत्व कौन कौन से होंगे दोस्तों, अब देखते हैं वित्तीय नियोजन के तत्व। वित्तीय नियोजन है क्या, एक बार फिर से समझिए। वित्तीय नियोजन से तात्पर्य निश्चित रूप से एक संगठन के भविष्य प्रचालन से संबंधित वित्तीय ब्लूप्रिंट, खाका या स्वरूप तैयार करना है। वित्तीय नियोजन का उद्देश्य क्या है, उचित समय पर पर्याप्त निधि सुलभ कराने का आश्वासन है। वित्तीय नियोजन के मुख्य तत्व। वित्तीय नीतियों का निर्माण, सबसे पहले वित्तीय नियोजन का दूसरा तत्व वित्तीय नीतियों का निर्माण करना है। वित्तीय नीतियां वित्त विभाग के प्रमुख अधिकारियों के द्वारा ही निर्मित की जाती हैं। इन नीतियों में निम्नांकित का निर्धारण किया जाता है। संपत्तियों का प्रबंधन। क्या होता है दोस्तों, संपत्तियों का प्रबंधन, पहला बिल्कुल। आय का प्रबंधन, तीसरा कार्यशील पूंजी का प्रबंधन। पूंजी की आवश्यकता की मात्रा, ऋण स्वामित्व पूंजी के बीच अनुपात और पूंजी के स्रोत का चुनाव, ये होता है। इन नीतियों में निम्नांकित का निर्धारण किया जाता है। किन किन का, एक हो गया संपत्ति का प्रावधान, ये प्रश्न आता है दोस्तों, याद रखिएगा। संपत्तियों का प्रबंधन, आय का प्रबंधन, कार्यशील पूंजी का प्रबंधन, पूंजी की आवश्यकता की मात्रा, ऋण स्वामित्व पूंजी के बीच अनुपात और पूंजी के स्रोत का चुनाव। क्लियर। वित्तीय कार्यविधियों का विकास, ये क्या है, वित्तीय नीतियों के निर्माण के बाद उन्हें मूर्त रूप देने के लिए वित्तीय कार्यविधियों का विकास किया जाता है। वित्तीय कार्यविधियों में निम्नलिखित बातों का समावेश होता है। पहला, वित्तीय निष्पादनों के प्रमाप निर्धारित करना। दूसरा, वित्तीय निष्पादनों का नियंत्रण करना। तीसरा, वित्त कार्य के दायित्व को अधीनस्थ कर्मचारियों को सौंपना। चौथा, विभिन्न वित्त कार्यों को छोटे छोटे उप विभागों में बांटना। पांचवा,
वित्त कार्य के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करना, ये दूसरी काम था। वित्तीय कार्य विधियों का विकास, वित्तीय नीतियों के निर्माण के बाद, जैसे ही नीतियां निर्माण हो गई, पहले अपन लोगों ने यहाँ नीतियों को निर्माण किया, फिर उन्हें मूर्त रूप देने के लिए, उनको मूर्त मतलब समझ रहे हैं, मूर्त का मतलब होता है उनको वास्तविक रूप देने के लिए। यहाँ पर ये सिर्फ बनाई गई हैं, अभी रूप नहीं दिया। अब जब वास्तविक रूप देना है, मूर्त रूप देना है, तब वित्तीय कार्यवाही कार्य विधियों का विकास किया जाता है। वित्तीय कार्य विधि में निम्नलिखित बातों का समावेश होगा। पहला क्या है? वित्तीय निष्पादनों के प्रमाप को निर्धारित करना, वित्तीय निष्पादनों का नियंत्रण करना, वित्तीय कार्य के दायित्वों को अधीनस्थ कर्मचारियों को सौंपना, विभिन्न वित्त कार्यों को छोटे छोटे उपविभागों में बांटना, वित्त कार्य के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करना। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। वित्तीय निष्पादन का मूल्यांकन करना, अर्थात वास्तविक निष्पादनों की तुलना निर्धारित प्रमापों से करना और विचलनों का पता लगाकर सुधार के आवश्यक कदम उठाना। क्लियर? वित्तीय नियोजन को प्रभावित करने वाले अपघटक या कारक कौन कौन से हैं? क्लियर? सबसे पहले व्यवसाय की प्रकृति सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, नेचर ऑफ बिजनेस। पूंजी की आवश्यकता व्यवसाय की प्रकृति के अनुसार बदलती रहती है। पूंजी सघन तथा जटिल व्यवसाय जैसे लोहा, इस्पात, सीमेंट आदि में पूंजी की आवश्यकता अधिक होती है, जबकि श्रम सघन व्यवसाय, समझिए श्रम सघन, जहां श्रम ज्यादा है, जैसे फुटकर व्यापार, कुटीर उद्योग आदि में पूंजी की आवश्यकता कम पड़ती है। सार्वजनिक, यहाँ कम है। सार्वजनिक सेवा उद्योग जैसे रेल, वायुयान, विद्युत आदि में स्थायी पूंजी अधिक मात्रा में चाहिए। सभी पूंजी की बातें चल रही हैं दोस्तों। जिन उद्योगों में तकनीकी विकास की गति तीव्र है और मशीनों को शीघ्रता पूर्वक बदलना पड़ता है, वहां भी अधिक पूंजी की आवश्यकता है। जिन उद्योगों में प्रतिफल अधिक मिलता है, उन्हें अधिक आसानी से पूंजी मिल जाती है। क्लियर? व्यवसाय का आकार, अब भैया छोटा है बड़ा है उसको देखा जाए। व्यवसाय का आकार, बड़ी फर्मों में अधिक वित्त की आवश्यकता होती है। पुरानी, अधिक प्रसिद्ध वाली तथा भौगोलिक रूप से विस्तृत फर्मों को पूंजी प्राप्त करने में सहजता रहती है, उनको आसानी से पूंजी मिल जाती है। जो पहले से ही प्रसिद्ध हैं या मानी हुई हैं, उनको पहले से ही मिल जाती है क्योंकि उनकी साख अच्छी होती है। जोखिम की मात्रा, जिस व्यवसाय में जोखिम की अधिक संभावना हो, उसे बाजार से पूंजी प्राप्त करने में कठिनाई होती है। यानी जिनकी वैल्यू ज़्यादा नहीं है या जो एक तरीके से जोखिम में पहले रह चुके हैं, तो उनको फिर पूंजी प्राप्त करने में कठिनाई होती है। लोग सोचते रहते हैं अरे यार कहीं ऐसा नहीं ये गड़बड़ कर दे, इनसे कुछ प्राप्ति ना हो पाए, इसलिए। और ऐसी परिस्थिति में पूंजी की व्यवस्था स्वामियों व अंशधारियों को स्वयं ही करनी पड़ती है। क्लियर? श्रेष्ठ या आदर्श वित्तीय योजना के लक्षण, अब जो अपन ने पूरा पढ़ा उसका सार यहाँ पर है, समझ गए? अब इसको देखते हैं ध्यान से। एक श्रेष्ठ या आदर्श वित्तीय योजना में निम्नलिखित बातों का समावेश होना चाहिए। यहां से आपने जो पुराना समझा है वो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मुद्रा बाजार की स्थिति, वित्तीय योजना बनाते समय वित्तीय प्रबंधक को यह भली भांति देख लेना चाहिए कि मुद्रा बाजार की क्या स्थिति है। क्लियर? यहीं से तो लोचशील का सिद्धांत आ रहा है, यही तो है लोचशील का सिद्धांत। ऐसा थोड़ी ना कि जो पहले नियम बना दिए वही चलते रहेंगे, नहीं भाई, यदि बीच में ब्रेकर आया तो थोड़ा उठना भी पड़ेगा, साइड से भी गाड़ी निकालनी पड़ेगी। तो यही तो बात चल रही है। स्थिति, यदि मंदी की स्थिति है तो ऋण पत्रों का निर्गमन लाभप्रद होगा, तेजी की अवस्था में अंशों का निर्गमन प्राप्त होगा और अधिक प्रीमियम प्राप्त की जा सकती है। यानी परिस्थितियों के अनुसार बदल लेना, उद्देश्य के अनुरूप। दूसरा आता है उद्देश्य के अनुरूप। वित्तीय नियोजन उपक्रम के उद्देश्य के अनुरूप होना चाहिए ताकि वह उपक्रम के विकास में सहायक हो सके, उपक्रम के विकास में सहायक हो सके। तरलता, लिक्विडिटी, वित्तीय योजना के समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उपक्रम का तरलता अनुपात उपयुक्त स्तर पर बना रहे और दैनंदिनीय कार्यों के संचालन में कोई कठिनाई या असुविधा नहीं हो। यदि कोई आकस्मिक घटना हो जाए तो उसका सामना करने के लिए उपक्रम के पास पर्याप्त नगद कोष हो, यह भी सुनिश्चित कर लेना चाहिए। पूंजी संरचना या पूंजीकरण, पूंजी ढांचा तथा पूंजीकरण दोनों ही वित्तीय नियोजन के अंग हैं। समझिए, पूंजी संरचना और पूंजीकरण, तो देखिए पूंजी ढांचा और पूंजीकरण दोनों ही वित्तीय नियोजन के अंग हैं। अधिकांश विद्वानों ने इन दोनों को एक ही अर्थ में प्रयुक्त किया है। वस्तुतः
पूंजी संरचना पूंजी ढांचे का आशय पूंजी के स्वरूप या प्रकार को निश्चित करना है। क्लियर। और पूंजीकरण का आशय पूंजी की मात्रा को निश्चित करना है। पूंजीकरण पूंजी तथा अंश पूंजी में भी भेद है, यह निम्न समीकरणों से स्पष्ट हो जाता है। स्वामीगत नीति में अंश पूर्वाधिकार अंश तथा संचय एवं अधिक्य अथवा प्रतिधारित उपार्जन सम्मिलित होते हैं। ग्रहीत निधि में ऋण, ऋण पत्र, सार्वजनिक जमा आदि सम्मिलित होते हैं। इनको बैंक, अन्य वित्तीय संस्थाओं, ऋण पत्रधारियों एवं जनता से उधार लिया जा सकता है। पूंजी संरचना से आशय स्वामीगत तथा ग्रहीत निधि के मिश्रण से है। क्लियर। पूंजीकरण के सिद्धांत ये क्या है? थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन। पूंजीकरण के दो प्रमुख सिद्धांत हैं, देखते हैं। एक तो है आय का सिद्धांत, एक है लागत का सिद्धांत। इन दोनों को समझते हैं। आय का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार पूंजीकरण कंपनी की आय क्षमता के आधार पर निश्चित की जानी चाहिए। यह सिद्धांत क्या कहता है? आय सिद्धांत। अपन क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? पूंजीकरण के सिद्धांत। सबसे पहला है अर्निंग थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार पूंजीकरण कंपनी की जो आय है, मतलब आय की जो क्षमता के आधार पर हमें निश्चित किया जाना चाहिए। कंपनी की औसत अनुमानित आय को उद्योग की प्रतिफल दर रेट ऑफ रिटर्न से गुणा करके पूंजी की कुल मात्रा का अनुमान लगाया जाता है। आय का सिद्धांत अधिक तर्कसंगत है, क्योंकि आय की मात्रा से ही पूंजीकरण का औचित्य सिद्ध होता है। लेकिन यह सिद्धांत चालू कंपनियों के लिए उपयोगी है, क्योंकि एक नई कंपनी से आय का अनुमान लगाना तथा प्रतिफल की दर मालूम करना अत्यंत कठिन होता है। बिल्कुल। अब दूसरा है लागत सिद्धांत, कॉस्ट थ्योरी। ये क्या थी? अर्निंग थ्योरी, यानी जो आ रहा है ये है कॉस्ट थ्योरी जो हमने लगाया है। इस सिद्धांत के अंतर्गत पूंजीकरण की मात्रा स्थायी पूंजी, कार्यशील पूंजी, प्रारंभिक व्यय और व्यवसाय को विकसित करने के लिए आवश्यक पूंजी का योग होता है। इसमें व्यवसाय की स्थापना से लेकर व्यवसाय के लाभप्रद संचालन तक किए जाते हैं। पूंजी संरचना को प्रभावित करने वाले कारक, यहाँ पे अपन ने दोनों को क्या देखा कि पूंजीकरण के जो सिद्धांत हैं वो दो हैं। प्रश्न आ सकता है कि पूंजीकरण का इनमें से कौन सा सिद्धांत है? तो एक आय का सिद्धांत और एक लागत का सिद्धांत। दोनों सिद्धांतों की अपन ने चर्चा कर ली। चलिए, पूंजी संरचना को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहला है रोकड़ प्रभाव स्थिति। क्या है? रोकड़ प्रभाव स्थिति। ऋण पत्रों के निर्गमन से पूर्व रोकड़ प्रभाव के आकार को ध्यान में अवश्य रखना चाहिए। रोकड़ प्रभाव से तात्पर्य केवल स्थायी रूप से रोकड़ के भुगतान से ही नहीं, बल्कि पर्याप्त मात्रा में बफर का होना भी है। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि एक कंपनी जिन आभारों का रोकड़ में भुगतान करती है, सामान्य व्यावसायिक संचालन के लिए, स्थायी संपत्तियों में निवेश के लिए, ऋण सेवा वचनबद्धता का परिपालन करने के लिए अर्थात ब्याज के भुगतान के लिए तथा ऋण के मूलधन के पुनर्भुगतान के लिए भी व्यवस्था करनी चाहिए। ये कौन सा था? रोकड़ प्रभाव स्थिति। ठीक है। दूसरा है नियामक ढांचा। प्रत्येक कंपनी को नियामक ढांचा, जिसका निर्माण विधान के अनुसार होता है, के अधीन चलना होता है। उदाहरण था अंशों या ऋण पत्रों का निर्गमन सेबी की हिदायतों के अंतर्गत ही होता है। यदि बैंकों या अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेना होता है तो मानकों को पूरा किया जाना आवश्यक होता है। उससे संबंधित जो भी नियम होते हैं उनका पालन किया जाना भी आवश्यक होता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि उस स्रोत की प्रक्रिया को पूरा करना अति आवश्यक होता है जिसका अनुसरण वह संस्था करती है। शेयर बाजार की दशाएं। यदि शेयर बाजार की दशा ऊंची है, अर्थात शेयर बाजार में तेजड़ियों का वर्चस्व है, समझिएगा तेजड़ियों का वर्चस्व है, तो समता अंशों का विक्रय सुगम होता है। यहाँ तक कि बड़ी ऊंची कीमत पर भी विक्रय संभव होता है। प्रायः ऐसी अवस्था में कंपनियों के द्वारा समता अंश पूंजी को ही प्राथमिकता दी जाती है। इसके विपरीत आर्थिक मंदी के समय, जब आर्थिक मंदी हो जाए दोस्तों, जब आर्थिक मंदी आ जाए तब क्या होगा? एक कंपनी को समता पूंजी को जुटा पाना जटिल कार्य होता है। बिल्कुल। तथा प्रायः कंपनियां ऋण लेना ही बेहतर समझेंगी या समझती हैं। अतः शेयर बाजार की दशाएं कंपनी को समता पूंजी अथवा ऋण दोनों में से एक के चुनाव के लिए विवश करती हैं, अर्थात चुनाव को प्रभावित करती हैं। ब्याज आवरण अनुपात, आईसीआर क्या है?
ब्याज आवरण अनुपात से तात्पर्य है कि कंपनी का ब्याज, किसका, कंपनी का, तथा कर काटने से पूर्व लाभ, जो कर कटते हैं ना उनसे पूर्व लाभ की मात्रा में ब्याज कितने गुना अधिक है। अर्थात ब्याज का आभार को भुगतान करने के लिए लाभ की मात्रा कितने गुणा अधिक है या कितने गुना अधिक है। यहाँ गुना हो सकता है दोस्तों, मतलब है ही अधिक है। इसकी गणना निम्न प्रकार से की जाती है। अब देखिए पूंजी के प्रकार, टाइप्स ऑफ कैपिटल, इससे भी प्रश्न बहुत आते हैं दोस्तों। सबसे पहले आता है स्थायी पूंजी, समझते हैं स्थायी पूंजी। स्थायी पूंजी का अर्थ, मीनिंग ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। व्यवसाय में दो प्रकार की पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, एक स्थायी पूंजी और एक कार्यशील पूंजी। प्रश्न ऐसे आते हैं, इनमें से क्या स्थायी पूंजी है, क्या कार्यशील पूंजी है। अच्छे से समझिएगा दोस्तों। स्थायी या अचल पूंजी, स्थायी को हम अचल पूंजी भी कहते हैं क्योंकि चलती नहीं है। किस प्रकार से, देखिए जो स्थायी संपत्ति जैसे भूमि, भवन, संयंत्र, उपकरण, मशीनरी, फर्नीचर में विनियोजित होती है। यानी कि स्थायी या अचल पूंजी यही सब है, जैसे भूमि हो गया, भवन हो गया, संयंत्र हो गया, उपकरण हो गया, मशीनरी, फर्नीचर आदि। ये संपत्तियां दीर्घ काल तक तथा निरंतर लाभार्जन के लिए प्रयोग की जाती हैं। उदाहरण के लिए अगर आपसे बात करें तो मान लीजिए आपके पास में कोई एक दुकान है। अब ये अचल संपत्ति है, ये हमेशा के लिए आपके पास में है, आप इसी दुकान से अपना कार्य करते रहेंगे। जो एक तरीके से देखा जाए, जो दूसरी पूंजी है, जो एक तरीके से गतिशील पूंजी है, जिस पे अभी अपन चर्चा करने वाले हैं, वो धन वगैरह होते हैं कि धन आ गया चला गया। चलिए अब स्थायी पूंजी के हम प्रबंधन की बात करते हैं। स्थायी पूंजी, स्थायी पूंजी से आशय दीर्घकालीन संपत्तियों में निवेश से है। क्लियर। स्थायी पूंजी व्यवस्था में फर्म की पूंजी का विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं में आवंटन किया जाता है अथवा उस प्रकार की संपत्तियों में लगाया जाता है जो व्यवसाय में लंबे समय तक उपयोग में आती रहती हैं। इस प्रकार के निर्णय को निवेश निर्णयों के नाम से जाना जाता है। इन्हें पूंजी बजटिंग निर्णयों के नाम से भी जानते हैं। ये दीर्घकालीन संपत्तियां एक वर्ष से अधिक समय के लिए होती हैं, याद रखिएगा। क्लियर। स्थायी पूंजी की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले घटक, सबसे पहला सक्रिय, उसका मापदंड देखते हैं। दूसरा है विविधीकरण और तीसरा है व्यवसाय की प्रकृति। ये सभी स्थायी पूंजी को प्रभावित करने वाले कारक हैं। एक बृहद आकार वाले संगठन जो बड़े स्तर पर संचालित हैं, उसे बड़ी बड़ी मशीनों की आवश्यकता होती है तथा अधिक स्थान की भी आवश्यकता होती है। अतः उसे स्थायी संपत्तियों में निवेश के लिए अधिक धनराशि की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत छोटे उद्योगों को छोटी मशीनों तथा थोड़े स्थान की ही आवश्यकता होती है। दूसरा है विविधीकरण। एक फर्म विभिन्न कारणों से अपने संचालन प्रक्रिया में विविधीकरण के द्वारा विविधता ला सकती है। यह क्रिया स्थायी पूंजी की आवश्यकता में वृद्धि करके भी की जा सकती है। व्यवसाय की प्रकृति, व्यवसाय की प्रकृति, स्थायी पूंजी की आवश्यकता व्यवसाय के प्रकार पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए एक व्यापारिक इकाई की स्थायी संपत्तियों में निवेश की आवश्यकता एक निर्णायक संगठन की अपेक्षा कम होती है, क्योंकि उस संयंत्र तथा मशीनें आदि क्रय करने की आवश्यकता नहीं होती है। कार्यशील पूंजी क्या है, अब देखते हैं वर्किंग कैपिटल। स्थायी संपत्तियों में निवेश के अतिरिक्त प्रत्येक व्यावसायिक संगठन को चालू संपत्तियों में भी निवेश की आवश्यकता होती है। इस निवेश सुविधा के माध्यम से दैनिक संचालन क्रियाओं को सुगम रूप से संचालित रखने में व्यवसाय को सहायता प्राप्त करनी होती है। चालू संपत्तियां प्रायः अधिक तरल होती हैं, लेकिन व्यवसाय को स्थायी संपत्तियों की अपेक्षा कम ही लाभदायक होती हैं। चालू संपत्तियों के कुछ उदाहरण उनकी तरलता के क्रम में नीचे दिए गए हैं। कार्यशील पूंजी आवश्यकता को प्रभावित करने वाले कारक, इनको देख लिया जाए। विकास प्रत्याशा, यदि किसी व्यवसाय की विकास की संभावनाएं अधिक प्रतीत होती हैं तो उसके लिए अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी, जिसकी सहायता से वह व्यवसाय अधिक माल का उत्पादन भी कर सकेगा तथा जब वांछनीय होगा तब विक्रय लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकेगा। तब क्या कर पाएगा, विक्रय लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा। ठीक है। उत्पादन चक्र, उत्पादन चक्र से तात्पर्य कच्चे माल की प्राप्ति तथा उस माल के पक्के माल में परिवर्तित करने तक के समय अंतर से है।
कुछ व्यवसायों का उत्पादन चक्र दीर्घकालीन होता है। क्या होता है? दीर्घकालीन। तो अन्य का लघुकालीन होता है। समय की अवधि एवं उसकी उत्पादन चक्र के अनुसार कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को प्रभावित करती है। व्यवसाय की प्रकृति। व्यवसाय की मूलभूत प्रकृति उसकी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को प्रभावित करती है। एक व्यापारिक संगठन को जहां केवल माल का क्रय एवं विक्रय ही होता है, कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है, अपेक्षाकृत एक निर्णायक संगठन के जहां कच्चा माल क्रय करके उसके उपभोक्ता वस्तु के रूप में निर्माण किया जाता है। मुद्रास्फीति क्या है, इसको समझें। इस पर प्रश्न आते हैं दोस्तों। मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति की अवस्था में प्रत्येक वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है, ये है मुद्रास्फीति। और उत्पादन तथा बिक्री को स्थायी बनाए रखने के लिए अधिक धन की आवश्यकता होती है। मान लीजिए निरमा का पैकेट जो 10 रुपए में आता था वह 100 रुपए में हो गया। क्लियर? अब देखना, तब स्थायी बनाए रखने के लिए अधिक धन की आवश्यकता होती है। अतः मुद्रास्फीति के अधिक होने से कार्यशील पूंजी की आवश्यकता भी बढ़ जाती है। वास्तविक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता विभिन्न घटकों जैसे कच्चा माल, अर्धनिर्मित माल, श्रम, लागत, तैयार माल आदि के मूल्य में वृद्धि के अनुसार होगी तथा उनका आवश्यकता में क्या अनुपात होगा। अब आप इस बात को समझिएगा। जैसे मान लीजिए ये 10 का 100 में आ गया, तो ये बढ़ता पता है कब है? जब मार्केट में भी पैसा ज़्यादा आ जाए। मतलब मार्केट में पैसा ज़्यादा आने का ही मतलब हो जाता है मुद्रास्फीति। होगा क्या कि अब सभी के पास में पैसा है तो सभी लोग सभी सामानों को खरीद लेंगे। लेकिन इससे इसकी एक थोड़ी स्थिति तो बढ़िया होती है, थोड़ी सी स्थिति ज़्यादा सही होती है, लेकिन जब ये ज़्यादा मात्रा में हो जाती है तो इसके विपरीत प्रभाव देखने को मिलने लगते हैं। कैसे? जब सभी चीज़ें बहुत महंगी हो गई और सभी लोगों के पास में पैसा भी है, लेकिन कुछ एक वर्ग ऐसा होगा जिनके पास पैसा नहीं है, तो वो तो बेचारे मारे ही जाते हैं ना। तो ऐसे समय में बहुत बुरी स्थिति आती है। जिम्बाब्वे में एक बार इसी प्रकार से मुद्रास्फीति हो गई थी। तो वहां पर लोग बोरियों में भर भर के पैसे लेके आ रहे थे छोटी छोटी से सामानों के लिए। तो इस बात को याद रखिएगा, सब चीजें अस्त व्यस्त हो जाती हैं। मुद्रास्फीति की थोड़ी सी स्थिति ज्यादा सही रहती है, लेकिन ज्यादा हो जाए तो यह बहुत हानिकारक हो जाती है। अति पूंजीकरण, ये क्या है? अति पूंजीकरण उस स्थिति को कहा जाता है जबकि कंपनी की अर्जन क्षमता कम हो और उसमें आवश्यकता से अधिक पूंजी लगा दी गई हो। ये क्या है? अति पूंजीकरण। अति पूंजीकरण उस स्थिति को कहेंगे जब कंपनी की अर्जन क्षमता तो कम है और उसमें आवश्यकता से अधिक पूंजी लगा दी। यानी कि आपने एक बढ़िया नया सा एक टी स्टॉल खोला। अब टी स्टॉल आपने ऐसी जगह पर खोला है जहां पर उतनी भीड़ भी नहीं है, उतना आदमी भी नहीं है, पर आपने उससे ज़्यादा वहां इन्वेस्ट कर दिया। आपने लगा दी उसमें 4-5 लाख रुपए। अब आप सोच रहे हैं यार कम से कम ये पैसा तो निकल जाए, ग्राहक आ ही नहीं रहे हैं, जबकि आपको वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 हज़ार रुपये लगाने थे। तो यही है अति पूंजीकरण। अब समझते हैं यहाँ पर। दूसरे शब्दों में जो अंश निर्गमित किए गए हैं उनकी राशि वास्तविक आवश्यकता से अधिक होती है। फलस्वरूप लाभांश की दर इतनी कम हो जाती है कि बाजार में अंशों का मूल्य कम हो जाता है। उसे ही अति पूंजीकरण कहते हैं। क्लियर? ग्रेस्टन वर्ग के अनुसार एक उद्योग अति पूंजीकरण से उस समय ग्रस्त हो जाता है जबकि उसकी आय निर्गमित अंशों पर समुचित दर से लाभांश बांटने के लिए पर्याप्त हो या प्रतिभूतियों को देय मूल्य संपत्तियों के चालू मूल्य से अधिक हो। ठीक वही बात है जो अभी मैंने आपको बताई। घोष के अनुसार, घोष क्या कहते हैं? कंपनी इतना भी लाभार्जन नहीं करती, सुनिएगा, इतना भी लाभार्जन नहीं करती कि जिससे उसकी प्रतिभूतियां सम मूल्य पर बिक जाएं, तो ऐसी स्थिति को ही हम अति पूंजीकरण कहते हैं। क्लियर? चलिए, अति पूंजीकरण के अब कारण भी देख लें। उदार लाभांश नीति। उदार, उदार का मतलब समझते हैं ना, बड़ा हृदय। यदि कोई कंपनी अत्यधिक उदार लाभांश नीति अपना ले तो कोषों के लिए पुनर्विनियोग के लिए पर्याप्त आय नहीं बचती। इससे व्यवसाय की साख तथा उपार्जन क्षमता कम हो जाती है और वह उचित प्रतिफल नहीं दे पाती। अधिक पूंजीगत व्यय। अधिक पूंजीगत व्यय, जब उद्योगपति उत्पादन तो कम करते हैं लेकिन साज सज्जा, मशीनों पर आवश्यकता से अधिक व्यय कर देते हैं। उत्पादन तो कम हो रहा है, यानी कि कोई आप लोगों ने रेस्टोरेंट खोला, रेस्टोरेंट में आपने देखा कि वहाँ पर जो आपको मेन आदमियों को स्वाद देना है वो स्वाद तो आपके पास में है नहीं। ऊपर से आप अपने घर को टीम टाम को बढ़िया एलईडी लगवा दी, वहाँ पे गाने वाने का पूरा सिस्टम जमा दिया, महंगी महंगी लाइटें लगवा दी, ये सब दे रहे हैं।
यहाँ से उसी से मतलब है। इस कारण लागत में वृद्धि हो जाती है और अंशधारियों का जो लाभांश है वह कम हो जाता है। मैं उदाहरण के तौर पर उसको बता रहा हूँ, यहाँ से आप लोग समझते जाइएगा। तेजी के समय में उद्योग की स्थापना। यदि उद्योग की स्थापना तेजी के समय की गई है, जब मार्केट में तेजी है, तो संपत्ति क्रय करते समय अधिक मूल्य देना पड़ेगा, ये भी याद रखें। इस कारण अधिक पूंजी की आवश्यकता होगी। मंदी के समय मूल्य गिरने लगते हैं, मांग भी कम हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में लाभांश की दर कम हो जाती है और अंशों का मूल्य कम हो जाता है। चलिए अब देखते हैं अपन अल्प पूंजीकरण। क्या देखते हैं? अल्प पूंजीकरण। चलिए, अब पूंजीकरण या अल्प पूंजीकरण एक ही बात है, याद रखिएगा, चाहे अल्प कह लो चाहे अब पूंजीकरण से आशय उद्योग की संपूर्ण आवश्यकताओं के अनुपात में पूंजी का अपर्याप्त होना है। अल्प पूंजीकरण प्रायः ऐसी परिस्थिति में होगा जब उद्योग उन्नति नहीं करते और प्रवर्तक पर्याप्त पूंजी आकर्षित करने में असमर्थ रहते हैं। अल्प पूंजीकरण के कारण सबसे पहला है मंदी। जो कंपनियां मंदी के समय स्थापित होती हैं उनके सामने तेजी के समय अल्प पूंजीकरण की समस्या उत्पन्न हो जाती है। दूसरा, भविष्य में आय का कम अनुमान। वित्तीय योजना का निर्माण करते समय आय का कम अनुमान लगा लिया जाता है और इसी आधार पर पूंजी प्राप्त की जाती है। क्लियर? तीसरा, लाभांश में आदृश्य वृद्धि। जिन कंपनियों की स्थापना अवसाद काल में होती है, ऐसे समय में विनियोजित पूंजी पर अधिक लाभ होता है। चौथा, पूंजी ना मिलने का भय। यदि संचालकों को यह भय हो कि उन्हें बाजार में आवश्यक मात्रा में पूंजी उपलब्ध नहीं होगी, तो कम पूंजी का निर्गमन करते हैं तथा पूंजी संबंधी आवश्यकताओं को ऋणों से पूरा कर लेते हैं। ये है अल्प पूंजीकरण। चलिए दोस्तों, तो आज की अपनी क्लास है ये समाप्त हो जाती है। तो अपन ने इसमें देखा मुख्यतः नियंत्रण को और व्यवसायीकरण को। व्यवसायीकरण, जो लोगों ने इस पर पहले से अपनी पकड़ बना रखी है व्यवसायीकरण पर, उनको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन जिनके लिए यह नया है उन लोगों को थोड़ा इसमें समस्या आ रही होगी। लेकिन यदि आप लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेते हैं दोस्तों, तो अपने आप ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद में प्लेलिस्ट में जाइएगा तो चेक कर लीजिएगा जो सारांश है, उस सारांश को यदि आप लोगों ने पूरा देख लिया, यानी कि जो 1 लाइन क्वेश्चन है, तो निश्चित तौर पर आपके जितने भी डाउट है वगैरह वो सब पूरे एकदम से क्लियर हो जाएंगे। कुल मिला के ये है कि यदि इससे प्रश्न आपका आ जाता है पटवारी में, तो आप गलती करके नहीं आएंगे, आप उसमें सही लगा कर ही आएंगे। जो लोग दोस्तों टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम से जुड़ जाएं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए दोस्तों, अब अपन मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।